वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और ये 9वीं जमात के लिए है। हमारा मौजू है शमीम अहमद शमीम का लिखा खाका दीवान मरहूम की याद में, जो उन्होंने अपने एक दोस्त रफ़ीक, जिनका नाम अब्दुल कादिर दीवान था, उनकी याद में लिखा है, जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में उन्होंने मौत के बारे में लिखा है कि मौत दायमी है। हर ज़िंदा चीज़ को, हर ज़िंदा इंसान को मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। और दूसरे हिस्से में उन्होंने अब्दुल कादिर दीवान के बारे में लिखा है कि अब्दुल कादिर दीवान कौन थे, कहाँ के थे और क्या थे। और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से शुरू करेंगे। दीवान मरहूम को 5 वक़्त नमाज पढ़ने के साथ साथ फिल्में देखने का भी शौक़ था, और मैं उन्हें अक्सर ये कहकर छेड़ता कि जन्नत में ताज़ा तरीन फिल्मों की नुमाइश का कोई इंतज़ाम नहीं होता। यानी शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि दीवान साहब को 5 वक़्त नमाज पढ़ने के साथ साथ फिल्में देखने का भी शौक़ था। अब्दुल कादिर दीवान अगर ख़ानदानी रईसों की बजाय किसी गरीब घराने में पैदा हुए होते तो यकीन है कि वो अपनी शख्सियत और सलाहियतों का ज़्यादा भरपूर इजहार और इस्तेमाल कर सकते थे। यानी शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि अगर अब्दुल कादिर दीवान ख़ानदानी रईसों के बजाय, यानी उन दकियानूसी ख़ानदानी रईसों की बजाय जो लोग लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई को ऐब समझते थे और वक़्त ज़ाया करना समझते थे, उनकी बजाय किसी गरीब घराने में पैदा हुए होते तो शमीम अहमद शमीम को यकीन है कि उनकी सलाहियतें और उनकी शख्सियत जो है वो अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते थे। उनकी ज़ुबान और उनके कलम में वो जादू था कि बड़े बड़े मुक़र्रिरों और अदीबों के हाँ मुझे नज़र नहीं आता। वो यूँ तो बहुत शर्मीले थे और बेतकल्लुफ़ दोस्तों के अलावा किसी से बेतकल्लुफ़ न होते, लेकिन जब एक बार खुल जाते तो फिर अंदाज़े गुल अफ़शानी गुफ्तार देखने के काबिल होता। शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि दीवान साहब के कलम में वो जादू था जो बड़े बड़े मुक़र्रिरों और अदीबों के यहाँ नज़र नहीं आता उनको। और वो इतने शर्मीले थे, यानी दीवान साहब बड़े शर्मीले थे, यानी वो आम तौर से लोगों के साथ बेतकल्लुफ़ नहीं होते थे सिवाय अपने दोस्तों के। लेकिन जब वो एक बार बात करना शुरू करते थे तो उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो देखने के काबिल होता था। अफसोस कि उन ख़ानदानी रिवायात ने उनके जौहरों को निखरने न दिया, और ऐन उस वक़्त जब वो अपनी क़ुव्वत इरादे के बलबूते पर ख़ानदान और रिवायात और तल्समात की ज़ंजीरें तोड़ चुके थे तो मौत ने फुर्सत न दी और इस तरह उनकी शख्सियत का गेंचा पूरी तरह खुलने न पाया। शमीम अहमद शमीम को बहुत ही अफसोस है कि उनकी ख़ानदानी रिवायात ने उनके अंदर जो काबिलियत थी, उनके अंदर जो जौहर थे, उन्हें निखरने नहीं दिया। और जब वो उन ख़ानदानी रिवायात को तोड़कर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते थे, कुछ कर सकते थे, तो उस वक़्त उन्हें मौत ने फुर्सत न दी और उनकी जो शख्सियत थी वो खुलकर बाहर न आने पाई। दीवान साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन अगर मैं शायर होता तो उन पर एक खूबसूरत नज़म कहता जिसमें उनकी खूबसूरत शख्सियत को एक ऐसे फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग न शोक है और न गहरे, लेकिन जिसकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर है। शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि दीवान साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर मैं शायर होता, यानी शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि अगर मैं शायर होता तो उन पर एक खूबसूरत नज़म, यानी दीवान साहब पर एक खूबसूरत नज़म ज़रूर लिखता जिसमें उनकी खूबसूरत शख्सियत को एक फूल से तशबीह देता, और एक ऐसे फूल से जिसके रंग ना ज़्यादा गहरे हों और ना ही ज़्यादा कम हों, यानी लेकिन ऐसा फूल जिसमें इतनी खूबसूरत जिसमें ऐसी खुशबू हो जिससे सारा माहौल मुअत्तर हो जाए। उन्हें खुद भी भड़कीले रंग और ऊंचे सुरों वाली मौसीकी पसंद न थी। वो शोला बारी से ज़्यादा धीमी आवाज़ को पसंद करते थे। यानी शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि उन्हें दीवान साहब को खुद भी ज़्यादा तेज़ रंग पसंद नहीं, बल्कि वो भी यानी कम रंग ही पसंद करते थे और उन्हें ज़्यादा
موسیقی بھی اونچی سروں والی موسیقی بھی پسند نہیں تھی، اور وہ شعلہ باری یعنی اونچی آواز میں یعنی باری برکم آواز میں بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ دھیمی آواز میں ہی بات کرنا پسند کرتے تھے، اور یہ ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مشکل ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے مشکل کام ہے۔ یعنی جس طرح ایک سادہ سے شعر کی تشریح کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے دیوان صاحب کا تعارف کرنا بھی شمیم صاحب کے لیے مشکل ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی کوئی بولا بٹکا میری تحریر کی تعریف کرتا تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے، اور میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اپنی تعریف میں ان کی عنایت مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں۔ یعنی شمیم احمد شمیم لکھتے ہیں کہ میں ان کا تعارف کرنا یعنی دیوان صاحب کا تعارف کرانا میرے لیے کافی مشکل ہے، لیکن جب کبھی کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں، دیوان صاحب سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اپنی تعریف۔ یعنی شمیم احمد شمیم کا یہاں پر کہنا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہوں، اگر مجھ میں کوئی بھی گن ہے، کوئی بھی ہنر ہے، وہ سب انہی کی دین ہے، یعنی دیوان صاحب کی دین ہے۔ اس لیے اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری نہیں بلکہ دیوان صاحب کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ سب دیوان صاحب کا ہی دیا ہوا ہے۔ حیف کہ اس کے باوجود میں اس سے بولنے لگا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھ میں جو بھی ہنر ہے، جو بھی گن ہے، وہ سب دیوان صاحب کا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیوان صاحب کو بھولنے لگا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ یعنی جو اس دنیا سے جاتا ہے اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے جانے سے دنیا کے رہنائیوں میں، دنیا کی خوشیوں میں، دنیا کی رنگریلیوں میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیسن ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں لیسن کے سوالات کے ساتھ پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔